चलो दोस्तों, तो अपनी ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आप सब बढ़िया कर रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। पहली एक्सरसाइज तो आसान ही थी, है ना। पिछला लेक्चर भी आसान था। उस लेक्चर पे थोड़ा और बिल्डअप करेंगे, है ना, और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जाना था कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है हमको, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, अगर हम उसका एंगल फिक्स कर देना तो उसके साइड्स का रेशियो जो होता है फिक्स हो जाता है। फिक्स हो जाता है मतलब वो ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि अगर ये 30 डिग्री है तो अगर ऐसा ही हम बड़ा भी ट्रायंगल बनाए ना, ऐसा ही मतलब कि इसके एंगल 30 डिग्री ही हो, ठीक है, तो भले ही ट्रायंगल इससे बहुत बड़ा है पर जो रेशियो होगा, मतलब जैसे ये एल्टीट्यूड है 30 डिग्री के हिसाब से, मतलब परपेंडिकुलर है, और ये बेस है ना, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक। तो ये जो रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इस बड़े वाले परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो हमने समझा था लास्ट क्लास में। और इसका हमने यूज कैसे किया था कि अगर कोई पेड़ हो मान लो और उसको हम यहां से देख रहे हैं ऐसे, तो ये ट्रायंगल बनता है ना। तो अगर हम किसी छोटे से ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो जान ले तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो जान जाएंगे। और बेस क्या है? पेड़ से हमारी दूरी। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं ना, तो पेड़ मेरे से इतना दूर है, अगर मुझे बेस पता चल जाएगा तो मुझे परपेंडिकुलर पता चल जाएगा ना। और परपेंडिकुलर क्या है? पेड़ की हाइट। अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो समझ चुके हैं ना हम कि कोई ट्रायंगल हो, अगर उसका एंगल फिक्स हो तो साइज कुछ भी कर लो, है ना। 30 डिग्री पे कोई भी एंगल ट्रायंगल बना लो, उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोई भी रेशियो जो है, दो साइड्स का रेशियो, वो फिक्स होता है, ठीक है। इतना हम जानते हैं। और इस प्रॉब्लम को देखा था हमने, है ना। इस प्रॉब्लम में देखो हमने एक काम किया था कि इस छोटे वाले ट्रायंगल का रेशियो हम जानते थे, है ना। जानते थे तो बड़े वाले ट्रायंगल के रेशियो को उस छोटे वाले ट्रायंगल के रेशियो के बराबर लिख दिया था। तो इसका मतलब कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको पहले ट्रायंगल का रेशियो मालूम होना चाहिए, है ना, तभी तो सॉल्व करेंगे भाई। क्योंकि रेशियो फिक्स है, तो अगर हम एक बार मालूम कर लेंगे, हम उसको याद कर लेंगे, तो हमेशा के लिए काम हो जाएगा ना, है ना। तो किस, जैसे हर एंगल पे अलग अलग रेशियो आएंगे, ठीक है। 30 डिग्री पे रेशियो कुछ होगा, है ना, 45 डिग्री पे कुछ होगा। तो कौन कौन से मेन एंगल्स हैं जो हमेशा यूज आते हैं? सोचो। हो सकता है जैसे 0 डिग्री एक कॉमन एंगल है ना। 0 डिग्री से तो शुरू ही होता है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे बहुत सारे एंगल होते हैं। 3 डिग्री मतलब ऐसे तो 180, 360, है ना, पूरा चलता चला जाएगा। तो हम पहले मेन मेन एंगल्स देखते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री देखा, और क्या हो सकता है? 30 डिग्री हो सकता है, और 45 डिग्री, और 60 डिग्री, और 90 डिग्री, और इसके आगे हो सकते हैं। पर हम अपनी इस क्लास में हम इन्हीं 5 एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। हमारे सिलेबस में यही 5 एंगल्स हैं, ठीक, कि इन 5 एंगल्स पे हमको ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो पता होना चाहिए। ट्रायंगल है, इसकी ये साइड्स हैं, इनका रेशियो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, ये पता होना चाहिए। तो चलो एक एक करके यही निकालते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं 45 डिग्री से, भाई साहब बीच से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। मान लो कि ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, ये वाला 90 है, क्योंकि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करना है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ये जो हमारा एंगल है कितना है? ये 45 डिग्री है, ओके। अच्छा, ये 90 है, तो क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? सोचो, ये एंगल कितना होगा भाई साहब? दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, है ना। अगर इस एंगल को मैं x मान लूं तो 45 प्लस 90 प्लस x, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है, ठीक है। 45 प्लस 90 135 प्लस x इज इक्वल टू 180। x इक्वल टू, इस 135 को इक्वल टू उधर भेज दो, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए, इस एंगल की वैल्यू चाहिए। x तो 180, यहां प्लस 135 है ना, उधर गया तो क्या होगा? माइनस 135।
इज इक्वल टू 45। 180 माइनस 135 क्या होगा? 45। तो यानी कि ये 45 है तो ये भी क्या होगा? 45 ही होगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो यानी कि ये ट्रायंगल है हमारा जिसमें एक एंगल 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, सीधी सी बात है। अच्छा ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? हमको रेशियो चाहिए। कितने टाइप के रेशियो हमने पढ़े थे? हमने 6 रेशियो पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, है ना। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है क्या इसका साइज मैटर करता है क्या? नहीं, क्योंकि हमने अभी भी मैंने बताया ना कि ट्रायंगल किसी भी साइज का ले लो, रेशियो वही रहेगा। ठीक है, तो हम इसकी कंफर्टेबल साइज ले लेते हैं। साइज कैसे करेंगे कि इसकी एक साइड फिक्स कर दो। तो मान लो कि ये जो साइड है इसकी 1 मीटर की है। ठीक है, मतलब 1 यूनिट की साइड है, मीटर हो सेंटीमीटर कुछ भी हो, मतलब 1 लेंथ है इस साइड की। ठीक है, अच्छा ये देखो, हमने ये भी पढ़ा था कि जो एंगल होता है ना उसके अपोजिट जो साइड होती है वो उस एंगल के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जो बड़ा पेड़ है उसको देखने के लिए ज़्यादा ऊपर देखना पड़ता है, मतलब ज़्यादा एंगल बनाना पड़ता है ना। जैसे ये ट्रायंगल था जो मैंने एग्जांपल लिया था, इसमें देखो ये साइड, मतलब ये जो एंगल है इस वाले एंगल से छोटा है ना, तो ये जो साइड है इस साइड से छोटी है। तो अगर एंगल बड़ा रहेगा तो एंगल के अपोजिट की साइड भी बड़ी रहेगी, है ना। कहने का मतलब है कि ये 45 डिग्री है, इसके अपोजिट की साइड ये है, ये 45 है, इसके अपोजिट की साइड ये है। पर क्योंकि ये और ये एंगल बराबर हैं इसलिए इनके अपोजिट की साइड भी बराबर होगी। यानी कि अगर इसको हमने 1 लिया ना तो ये जो साइड है ये भी 1 आ जाएगी भाई साहब। अच्छा ठीक है, मतलब ये भी 1 आ गई, इसको मिटा दे क्या? ये साइड 1 थी, ये साइड भी 1 आ गई, तो ठीक है। अब हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था, हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? 1, 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? ये 1 है, ये भी 1 है ना, 1 का स्क्वायर। 1 + 1 = 2, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। पर हमको तो हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए ना, हमको तो एच की वैल्यू चाहिए, इस लेंथ की वैल्यू चाहिए। एच की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर को उधर भेज दो इक्वल टू के, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर का उल्टा जो कि होता है रूट, है ना। तो यानी कि हमारे हाइपोटेनस की क्या वैल्यू आ गई? √2। अच्छा, अब हमको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल गई, तो हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो चलो निकालो, tan 45 डिग्री बताओ कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन तो हमने पिछले एक्सरसाइज में ही किए थे भाई, कि साइड्स पता है, रेशियो पता करना है ना। बताओ tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू होगी? tan क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद, ये लास्ट में क्या है? पी प्रसाद। हर हर बोला, लास्ट में क्या है? बी, यानी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो tan थीटा की क्या वैल्यू थी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है tan थीटा के लिए। इस 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन है बेटा? ये, यानी कि 1 अपॉन बेस क्या है इस 45 डिग्री के लिए? जिस पर ये रखा हुआ है भाई वही तो बेस है, यानी कि ये 1, यानी कि 1, समझे। यानी कि tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? होती है 1। देखिए, अब tan 45 की हमने वैल्यू निकाल ली। अभी ट्रायंगल कितना भी बड़ा बनाओ, अगर उसका एक एंगल 45 डिग्री है तो यानी कि उस tan 45 की वैल्यू क्या होगी? tan 45 डिग्री की 1, समझे। तो अगर मान लो कि मैं ऐसे पेड़ देख रहा हूं और ये 45 डिग्री में मैं एंगल बना रहा हूं, तो tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू होगी? tan 45 मतलब कि इस परपेंडिकुलर अपॉन इस बेस की क्या वैल्यू होगी? वो होगी 1, समझे। तो इस ट्रायंगल से हमने ये कैलकुलेट किया ना tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू है। ऐसे अलग अलग एंगल पे हम अलग अलग रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये तो tan 45 हो गया, ऐसे बताओ sin 45 कितना होगा? sin 45, साइन क्या होता है? उसी फॉर्मूले से याद करोगे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। तो क्या आएगा? tan 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक।
परपेंडिकुलर क्या है, इस 45 डिग्री के लिए हम देख रहे हैं, ठीक, परपेंडिकुलर है 1 अपॉन, हाइपोटेनस क्या है √2, यानी कि tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू हुई 1 अपॉन √2। ऐसे cos 45 डिग्री कैलकुलेट कर लो, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक, बेस क्या है इस 45 डिग्री के लिए ये 1 अपॉन हाइपोटेनस क्या है ये √2। तो tan साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। अच्छा ठीक है, अच्छा बताओ कोसेक की क्या वैल्यू है, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, मतलब कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है रूट अपॉन परपेंडिकुलर यानी 1, यानी कि √2। तो इस कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू, ये कॉसेक क्या है रेशियो था हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का, किस एंगल पे 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री के इस रेशियो की क्या वैल्यू है वो है √2। ऐसे सेक निकाल सकते हो, ऐसे कॉट निकाल सकते हो, ठीक। चलो तो 45 डिग्री पे हमने वैल्यूज निकाल ली भाई साहब, अब इनको लिस्ट करेंगे, अब इनको लिस्ट करके सारी वैल्यूज लिख लेंगे एक जगह, ठीक है, चिंता मत करो। 45 डिग्री तो हो गया, अब कौन सा डिग्री ले, अब इन दोनों को देखते हैं भाई साहब, इनको हम अब ऐसा ट्रायंगल कैसे बनाएं कि उसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री हो और हमको सारी साइड्स की वैल्यू भी पता हो। ऐसा ट्रायंगल बनाना है ना कि साइड की वैल्यू भी पता हो और एंगल भी पता हो। तो इनको हम बनाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल से। कैसे, जैसे ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल मतलब कि सारी साइड्स इसकी बराबर है, सारी साइड्स बराबर होंगी तो सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। तो सारे एंगल्स कितने होंगे, तीनों एंगल का सम 180 है ना, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 भाई, तभी तो तीनों का सम 180 होगा, ठीक है। अब एक 60 तो आ गया, अब 30 कैसे आएगा, नहीं पहले ये चीज सोचो कि ट्रायंगल हमने बनाया तो हम साइड से इसके मैटर नहीं कर रहा है, ये साइड कुछ भी हो सकता है इस ट्रायंगल, तो हम इसको मन चाही साइड दे सकते हैं, हम ऐसी साइड देंगे जिसमें सिंपली सॉल्व हो जाए। तो चलो मान लो कि ये जो साइड है ये 1 है, ठीक, ठीक है भाई साहब 1 मान लो इसको। अब हमने क्या किया कि यहां से एक मीडियन ड्रॉप करी, इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री यहां से इस पे बनाया। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब परपेंडिकुलर आता है ना तो जो ये साइड है उसको दो पार्ट्स में बराबर बराबर बांट देता है। मतलब कि ये जो पार्ट है ये भी हाफ हो गया, ये जो पार्ट है ये भी हाफ हो गया, पहले पूरा 1 था अब हाफ हाफ बचा, ठीक। और एंगल को भी आधा आधा कर देता है, मतलब कि ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। देखा तो हमारे पास ट्रायंगल बन गया ना, एक 60, एक 30, एक 90। हमको यही ट्रायंगल चाहिए था, जो हमको 30 चाहिए था, हमको 60 चाहिए था, ठीक है। तो और इसकी साइड कहाँ पता, साइड ये 1 थी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 1, ये 1, ये 1, ये भी 1, ये भी 1। अच्छा ठीक है, तो अब इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, ठीक है। छोटा वाला ट्रायंगल कैसा बना हमारा, ये 90 है, ये 1 है, ये हाफ है, तो बताओ इस साइड की क्या लेंथ होगी, सोचो। ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है ना, मान लो इस एंगल से देख रहे हैं, ये 60 है, ये 30 है, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भाई हमको परपेंडिकुलर नहीं पता, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर को इधर ही रखो, बेस स्क्वायर को उधर भेज दो, क्या बचेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, क्योंकि बेस यहां प्लस था उधर गया माइनस हो गया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कितना आएगा भाई साहब बताओ, इस ट्रायंगल को मिटा दे क्या, क्योंकि इससे हमारा इस ट्रायंगल तक तो हम पहुंच चुके हैं 90 डिग्री वाले पे। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 खुद, माइनस माइनस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है हाफ, हाफ का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक। अब इसको माइनस करोगे, कैसे माइनस करो, ये 1 अपॉन 1 है, 4 यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4, 1 यहां मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 1, यानी कि 4 माइनस 1 अपॉन 4 और 1 का दोनों का मल्टीप्लाई होगा यानी 4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है 3 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 यानी 3 अपॉन 4। इस स्क्वायर को उधर भेजो भाई साहब,
तो रूट बन जाएगा √3/4, है ना। अब देखो √3/4 मतलब √3 अपॉन √4। √3 की वैल्यू तो हमको नहीं पता, पर √4 की तो वैल्यू पता है, जो कि होता है 2। तो यानी कि जो परपेंडिकुलर हमारा आया, हमने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किया तो आया √3/2। ओके, तो ये हमको ट्रायंगल पता है, सारे एंगल्स पता है और सारी साइड्स पता है, तो हम सारे रेशियोज आराम से निकाल लेंगे। 2-3 रेशियो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। जैसे बताओ कि 30 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, बताओ। 30 डिग्री मतलब हमको यहां से देखना है, ठीक, यहां से देखना है। और 10 किसके बराबर होता है? पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला से तुम देखोगे तो 10 की वैल्यू आती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ये, क्योंकि बेस तो ये हो गया ना, ये एंगल जिस पर रखा हुआ है वो बेस होता है, और जो उल्टा हुआ बेस को छोड़ के जो हुआ वो होगा परपेंडिकुलर। भाई ये तो हाइपोटेनस हमेशा ही रहेगा, ठीक है। तो इस 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या है? हाफ हमारा परपेंडिकुलर है अपॉन बेस क्या है हमारा? बेस ये है, ठीक है। 30 डिग्री इसी पर रखा हुआ है, बेस क्या हुआ? √3/2, यानी कि क्या आया? हाफ अपॉन √3/2। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा रेशियो हो कि ऊपर भी फ्रैक्शन, नीचे भी फ्रैक्शन और पूरा अपने आप में फ्रैक्शन, तो क्या करते हैं? जो सबसे नीचे वाला है उसको सबसे ऊपर भेजते हैं और जो बीच वाला है उसको बीच वाले के पास भेजते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे? इस 2 को यहां भेजोगे 1 के पास तो बन जाएगा 1 × 2, मतलब ये वाला 2 यहां ऐसे ऊपर चला गया, अपॉन ये 2 मल्टीप्लाइड बाई ये √3 इस 2 के पास आ गया, है ना। 2 से 2 कट गया, बचा 1/√3। तो यानी कि 10/30 की वैल्यू क्या आई भाई साहब? आई 1/√3। अच्छा, ऐसे 10/60 की वैल्यू निकालो। 10/60 की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहां से देखोगे, 60 से देखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3/2 अपॉन 1/2, ऐसे 10/60 की वैल्यू तुम निकाल लोगे। अच्छा, कॉस, चलो बताओ कॉस 30 की डिग्री की वैल्यू क्या होगी? निकाल लो। कॉस 60 डिग्री की अच्छा वैल्यू बताओ। चलो 60 डिग्री के लिए कॉस क्या हो? अच्छा, कॉस क्या रेशियो था? कॉस हमारा रेशियो था बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस 60 डिग्री के लिए बेस क्या है? ये 1/2, क्योंकि ये 60 डिग्री इसी पर रखा हुआ है ना। तो 1/2 ये बेस हो गया हमारा, अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? 1। अब ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन में ही लिख लेते हैं, तो 1 को मैं लिख देता हूं 1/1, ठीक। तो अब सॉल्व करोगे तो ये 1 यहां मल्टीप्लाई में जाएगा, बन जाएगा 1 × 1 अपॉन ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 यानी कि 1/2। तो यानी कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आई 1/2। ऐसे तुम जो रेशियो चाहो, जिस एंगल के लिए चाहो, 60 डिग्री या 30 डिग्री के लिए तुम कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया भाई साहब? तो ऐसे हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सारे एंगल्स कैलकुलेट कर डाले। ये जो मैं डिराइव करवा रहा हूं, ये आपसे एग्जाम वगैरह में नहीं पूछेगा। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ 10/30 डिग्री की क्या वैल्यू है ना, या क्वेश्चन दे देगा जिसमें 10/30 डिग्री वैल्यू का इस्तेमाल होगा। वो ये थोड़ी बोलेगा कि निकालो ट्राइंगल से कि 10/30 डिग्री की वैल्यू। ये तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं ना, कि हम कैसे कैसे ट्राइंगल का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग एंगल्स के रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 0 डिग्री पे आते हैं भाई साहब। क्या 0 डिग्री का कोई ट्राइंगल बन सकता है क्या? 0 डिग्री मतलब बहुत छोटा एंगल है ना। ट्राइंगल है, ये एंगल क्या होगा? कुछ तो होगा, पर 0 डिग्री से तो बड़ा ही है। 0 डिग्री मतलब जब एकदम छोटा हो, है ना। ये हाइपोटेनस, मान लो इस एंगल के लिए हमको देखना है, ठीक। इसको हम 0 डिग्री बना रहे हैं, ये थीटा है ना, 0 नहीं है ये थीटा। इस थीटा को हमको 0 बनाना है। ये बेस, ये परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए, ठीक। अब 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस ट्रायंगल को चपटा कर देंगे एकदम, है ना। मतलब इसको एकदम ऐसे नीचे गिरा दो। नीचे कैसे गिराओगे? इसको ऐसा बना दो एकदम पास। ये ट्रायंगल हमने बना दिया भाई साहब। तो ये जो एंगल बना छोटा सा, ये कितना बना? ये एकदम मान लो कि 0 बन गया, मान लो 0 बन गया भाई साहब, ठीक। अगर ये 0 बन गया, यानी कि ये जो बेस है और ये हाइपोटेनस है, ये तो एक बराबर ही लग रहे हैं ना, है ना। तो जब 0 डिग्री बनेगा तो बेस और हाइपोटेनस बराबर हो जाएंगे।
और ये क्या है, परपेंडिकुलर। जब ये 0 डिग्री बनेगा तो परपेंडिकुलर हमारा एकदम 0 हो जाएगा, ठीक। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0। ये कंडीशन किस पे आई, 0 डिग्री पे, क्योंकि तुम खुद देखो ना कि बेस हाइपोटेनस बराबर हो गए और परपेंडिकुलर हमारा हाइट थी ट्रायंगल की, हाइट तो एकदम 0 ही हो गई ना। अच्छा ठीक है, तो अब अलग अलग रेशियोज की वैल्यू निकाल लो। कैसे, चलो बताओ तुम, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बताओ। कॉस क्या था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा, बेस हमारा हाइपोटेनस के बराबर ही है, यानी हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कट के 1 हो गया। यानी कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 आती है भाई साहब, समझे। ऐसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कैसे आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, 0, 0 अपॉन कुछ भी रखो तो वो तो 0 ही आएगा ना, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आती है। अच्छा ऐसे टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 0 अपॉन बेस क्या है, बेस जो है वो कुछ भी हो भाई, बेस बेस होगा, कुछ भी होगा वो क्या, 0 से 0 को जब डिवाइड करेगा तो 0 ही हो जाएगा ना। न्यूमरेटर में 0 मतलब पूरा रेशियो 0, 0 हीरो है भाई, सबको 0 कर देता है। ऐसे 10 की वैल्यू आ गई। अच्छा एक स्पेशल, बाकी तो रेशियो ऐसे निकल आएंगे भाई, कोसेक निकल आएगा, कॉट निकल आएगा। तो कॉट को तुम देखोगे ना तो कॉट की क्या वैल्यू आएगी, कॉट की वैल्यू आएगी, कॉट होता क्या है हमारा, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। उस फॉर्मूले से निकालोगे आ जाएगा, वो जो ट्रिक बताई थी। बेस क्या है हमारा, बेस चलो कुछ भी है, परपेंडिकुलर हमारा 0 है यहाँ पे, तो जब 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है ना, तो यानी कि cos 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, ठीक। तो ऐसे 0 डिग्री की वैल्यू सारी निकल आई। अब 90 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो क्या 90 डिग्री की भी ऐसे निकाल ही सकते हो, कैसे बताऊं क्या मैं। 90 डिग्री मतलब कि, 1 सेकेंड ब्रो, 1 मिनट। ये जो ट्रायंगल है, अब ये एंगल 90 कब होगा, 90 तब होगा जब इस एंगल को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक पॉइंट पे 90 हो जाएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करवाया था कि उस एंगल को बढ़ाते जाओ, तो ट्रायंगल एक टाइम के बाद ट्रायंगल कुछ ऐसा लगने लगेगा, है ना, जब ये 90 होने लगेगा लगभग, ये तो पहले से 90 था, है ना। तो यानी कि उस पॉइंट पे जब ये 90 होने लगेगा ना, मतलब इस एंगल को हमने बहुत बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया, तो ट्रायंगल जो है एकदम वैसे बहुत चपटा लाइन जैसे लगने लगेगा देखने में, ठीक है। तो अगर इस एंगल से हम देख रहे हैं, ये थीटा है हमारा, तो ये तो हाइपोटेनस है भाई साहब, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो जब थीटा 90 डिग्री पे जाएगा ना, तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा, और जो हमारा बेस है वो भाई एकदम लाइन हो गया ना, तो बेस तो खत्म ही हो गया, एकदम 0 ही हो गया बेस, है ना। और परपेंडिकुलर देखो हाइपोटेनस के बराबर एकदम होने लगा, तो बेस जो है वो 0 हो जाएगा, समझे। तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर, बेस 0 के बराबर, जैसे पिछली कंडीशन थी वैसी कंडीशन आ गई। अब तुम निकालोगे तो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। टेन थीटा यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। कॉस थीटा यानी कॉस 90 यहाँ पे 0 आ जाएगा, साइन 90 यहाँ पे 1 आ जाएगा, निकालोगे आ जाएगा तुरंत, खिंचा खच। तो ये तो हमारी अलग अलग वैल्यूज हो गई जो हमने निकाली। अब इनको एक जगह लिख लेते हैं और थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तब कोशिश क्या करेंगे, कुछ समझेंगे उसको ताकि वैल्यूज का यूज कर सकें, ठीक। देखते हैं कैसे। तो भाई साहब ये वैल्यूज हैं जो मैंने नोट डाउन कर दी हैं। अब नोट डाउन मैंने इसलिए कि इसको कॉपी में लिख लेना अच्छे से, इनका हमको बहुत यूज पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखो जो साइन है ना और जो कॉस है, इनकी वैल्यूज अगर तुमको, मतलब मैं अभी इतना बड़ा हो गया हूं फिर भी मुझे साइन और कॉस की वैल्यूज ही पता है, ठीक। बाकी सबकी वैल्यूज मतलब अब धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझने लगा हूं, बट अगर इन दोनों की वैल्यूज पता है तो तुम सब की वैल्यूज अपने आप लिख सकते हो, क्योंकि टेन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। टेन क्या था हमारा, साइन अपॉन कॉस। कोसेक क्या, तो अगर टेन पता चल गया तो कॉट पता चल जाएगा, क्योंकि कॉट क्या होता है भाई साहब, कॉट होता है 1/10, मतलब इसका उल्टा कर दो। जैसे देखो 0 है, 0 का उल्टा क्या, इन्फिनिटी। 1/√3 है, 1/√3 का उल्टा यानी √3, 1 का उल्टा यानी 1, मतलब रेसिप्रोकल। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, इन्फिनिटी का अपोजिट यानी 1, सॉरी 0।
समझे? तो इसका रेसिप्रोकल कॉट है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है। देखो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1 का सॉरी 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 है ना, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। तो जो कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, तो अगर साइन पता है तो कोसेक पता चल जाएगा। ऐसे जो सेक है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस पता है सेक पता चल जाएगा। कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, कॉट पता चल जाएगा अगर टेन पता है तो। टेन कैसे पता होगा? इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। जैसे साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो 10 साइन 0/1 क्या होता है? 0। 1/2 अपॉन √3/2, ये भी हमने निकाला था है ना। तो क्या होगा? ये 2 इस 1 के पास चला जाएगा और ये √3 इस 2 के पास, 2 से 2 ये वाला कट जाता है, 1/√3 बचता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों की वैल्यूज पता है तो बाकी सबकी वैल्यूज अपने आप पता चल जाएंगी। ठीक है भाई साहब, अब इन दोनों की कैसे पता चलेंगी? देखो जो साइन है ना, ये हमेशा सही काम करता है भाई साहब। सही काम का मतलब कि 0 से स्टार्ट करता है और 1 तक जाता है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे बाकी सब तो कम हो रहे हैं, कोई बीच में ऊपर नीचे हो रहा है, साइन हमेशा सही काम करता है। तो इसका मतलब शुरू होगा 0 से, 0 पे 0 है साइन। ठीक, और फिर भाई बाकी तो याद करना ही पड़ेगा ना, तो तुम साइन याद कर लो, मैं ये कहूँगा है ना, कि थोड़ा सा बढ़ेगा 1/2। फिर डिनोमिनेटर हम थोड़ा इसका क्या करें, कम करेंगे डिनोमिनेटर है ना, ताकि वैल्यू बढ़े ना। अगर रेसिप्रोकल का हम डिनोमिनेटर कम करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक, जैसे कि 1/4 और 1/2 में कौन सा बड़ा है? 1/2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है हमने इसका ये कम कर दिया, 4 को 2 कर दिया, तो रेसिप्रोकल बढ़ गया है ना। तो इसी प्रकार हमने 2 को क्या किया? कम किया, √2 कर दिया, तो रेसिप्रोकल बढ़ गया। अब हमने क्या किया कि ये तो 2 ही रखा है इसको, पर √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये और बढ़ गया, लास्ट में 1 हो गया। तो ये अगर पांचों वैल्यूज याद हैं कि 0 पे 0, 90 पे 1, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, साइन की ये वैल्यूज याद हो जाएंगी, तो तुम देखोगे कि जो कॉस होता है ना, वो साइन का ऐसे अपोजिट में लिखा हुआ है। जो 90 पे था वो 0 पे है, जो 60 पे था वो 30 पे है, जो 45 पे था 45 पे है, जो 30 पे था वो 60 पे है, जो 0 पे था 0 पे है। मतलब जो कॉस है वो साइन का एकदम अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, इसी से एक प्रॉपर्टी भी आती है, और वो प्रॉपर्टी होती है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मैं कहूँगा ये याद कर लो ये फॉर्मूला। ठीक, ये फॉर्मूला अब हमारे सिलेबस से हट चुका है, क्योंकि जो एक्सरसाइज हमारी 3 थी एनसीईआरटी की, पहले पुरानी वाली एनसीईआरटी में, अभी कुछ बच्चों के पास होगी शायद, उसमें एक्सरसाइज 3 में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं थीटा 30 डिग्री देखूँ, मतलब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू देखूँ, तो किसके बराबर आएगा? वो साइन 90 माइनस 30 के बराबर आएगा। 90 माइनस 30 यानी साइन 60 के बराबर आएगा। ये देख सकते हो यहाँ से ना कि 90 माइनस थीटा और थीटा का रिलेशन है, कि अगर मैं 30 देखूंगा तो उसका 60 देखना पड़ेगा, इसका 0 देखूंगा उसका 90 देखना पड़ेगा। समझे? तो अगर साइन पता है तो कॉस पता चल जाएगा, अगर कॉस साइन दोनों पता चल गए तो टेन, अगर ये तीनों पता चल जाएगा तो बाकी तीनों पता चल जाएंगे। इस तरह हमको सारी टेबल याद हो जाएगी भाई साहब, याद करो। ठीक, जितना मैंने बताया केवल साइन याद करो, बाकी सब धीरे धीरे क्वेश्चन लगाओगे सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो और आगे क्वेश्चंस लगाते हैं। चलो, तो पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमको सब की वैल्यूज पता है, बस वैल्यूज पुट करना है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अभी चाहो तो टेबल से देख लो है ना, धीरे धीरे फिर ऐसे याद होता रहेगा। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो cos 45 की जगह 1/√2 रख दिया। sec 30 की क्या वैल्यू होती है? sec 30 यानी हमको sec का उल्टा cos देखना पड़ेगा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी? 2/√3 है ना। sec 30 की वैल्यू हमने लिखी 2/√3 प्लस ऐसे cosec 30। कोसेक होता है साइन का उल्टा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, यानी कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 का उल्टा यानी कि 2। ठीक, तो हमने उसको ऐसे लिख दिया भाई, सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या करें? अब इसको सॉल्व कर लो। पहले तो इस प्लस को सॉल्व कर लो, फिर ऊपर मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। जैसे कैसे करेंगे? जैसे 2/1 लिखा हुआ है ना, इसके डिनोमिनेटर में √3 है। एक काम करो, √3 से यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे तो √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, क्योंकि ये कट जाएगा तो 2/1 बचेगा है ना। 2/1 तो पहले से था, यानी कि हमने कुछ इसमें छेड़खानी नहीं करी है।
तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया। इसको 2√3 लिख दो, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब कि अब हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना, प्लस कर सकते हैं डायरेक्ट। इसका मतलब कि उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा मिला दो, प्लस कर दो, नीचे √3 बचा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया ना, √3 कर दी। अच्छा ठीक है, तो चलो ये तो इस फॉर्म में आ गया ना, जो मैंने बताया था कि A/B/C/D, है ना, ये दोनों फ्रैक्शन है जो कि अपने आप में फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। इसका सॉल्यूशन क्या आता है, जो सबसे दूर दूर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इस D को सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर ले जाओ A के साथ, A × D अपॉन इस जो बीच वाले इन दोनों को कर दो, यानी C × B, है ना। तो यानी कि ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो इस सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर ले जाओ, तो क्या होगा 1 × √3 अपॉन इस नीचे, इस मिडिल वाले को इस मिडिल वाले से मिलाओ, यानी कि √2 × 2 + 2√3 हो गया सॉल्व। अब क्या इसको कर सकते हैं, √3 को √3 लिख दिया अपॉन √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2√2 + 2√2 √3। अब रूट के अंदर 2 × 3 हो तो √6 इसको लिख सकते हो तुम डायरेक्ट, हो गया। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया भाई साहब। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन किया इससे मजा आया क्या, मुझे नहीं लगता मजा आया होगा, क्योंकि इसमें हमने नई चीज क्या करी, बस कुछ की वैल्यू याद करी, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। इसका एप्लीकेशन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कैसा है। मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक, जिसकी एक साइड 6 है और दूसरी साइड 3 है, ठीक है, हमको पता है। क्या ये साइड निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, चलो ठीक। क्या तुम ये एंगल निकाल सकते हो कि कितना एंगल है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले तुम ये नहीं बता सकते थे कि कितना एंगल है, नहीं निकाल सकते थे, पर अब निकाल सकते हो। कैसे, तुम ये सोचो, ये है हमारा, मतलब एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन है, वही ट्रिग्नोमेट्री है। जो एंगल्स और साइड्स के बीच में का जो रिलेशन है ना, उसी की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये हमारा, इस एंगल के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये दोनों किस रेशियो में आते हैं, साइन थीटा में आते हैं, है ना। मतलब अगर हम साइन थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिए हुए हैं, यानी कि 3 परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है 6, यानी कि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि हाफ। तो साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है हाफ। साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब आती है, बोलो भाई, ये तो साइन 30 की वैल्यू दी हुई है ना, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, यानी इस थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो देखो इस ट्रायंगल का हमने ये एंगल निकाल लिया कि 30 डिग्री होगा, समझे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हमको पावर देती है कि कोई भी ट्रायंगल बनाओ, अगर तुम साइड्स लिखो तो मैं उसका एंगल बता सकता हूँ कि उसका कितना एंगल है, समझे। और सवाल देख रहे हैं भाई, मान लो कि कोई तुमसे कहे कि हम इक्वेशंस बना के सॉल्व कैसे करें इसको, मतलब कुछ हो सकता है ना, जैसे लीनियर इक्वेशन हमने चैप्टर पढ़ा था, उसका एप्लीकेशन आ जाए। जैसे कोई कहे कि मान लो कि 10a + b का जो वैल्यू है वो √3 है, ठीक, एंड a इज 30 ग्रेटर देन b, ठीक है। फाइंड a एंड b। मान लो ये क्वेश्चन है कि 10a + b की वैल्यू √3 दी हुई है, a इज 30 ग्रेटर देन b, जो a है वो b से 30 ज़्यादा बड़ा है, तो a और b की वैल्यू बताओ। मैंने बोला है कि कई बार मैंने बोला है कि जब क्वेश्चन थोड़ा देखने में ट्रिकी लगे तो बस जो वर्ड्स में लिखा है पहले उसको मैथ में लिखो, तो फिर समझ में आएगा कि आगे क्या करना है ना। यहाँ वर्ड्स में लिखा है, पहले इसको हम मैथ में लिखते हैं। कैसे, 10a + b की वैल्यू √3 दी है, 10 √3 की वैल्यू कब आती है,
60 डिग्री पे, है ना। यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan इज इक्वल टू कितना होता है भाई साहब, √3। और √3 किसके बराबर दिया हुआ है, tan a प्लस बी के बराबर दिया हुआ है ना। यानी कि a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, 60 के बराबर। तो ये तो इसका कंक्लूजन निकल आया भाई साहब। इससे हमने a प्लस बी को ऐसे देखा, ये जो स्टेटमेंट थी इतनी बस। अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं कि a इज 30 ग्रेटर देन b, यानी कि जो a और b है, तो a है वो b से 30 बड़ा है। यानी अगर b को हम 30 बढ़ा दें तो क्या ये a के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हमने b को 30 बढ़ाया तो a के बराबर हो गया, क्योंकि a जो है b से 30 बड़ा था, इसको 30 बढ़ा दिए, दोनों बराबर हो गए। अच्छा, यानी कि a, ये b यहां प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस b इज इक्वल टू 30। अरे ये तो दो इक्वेशंस बन गई ना भाई, जैसे लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करते थे। पहली इक्वेशन बनी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और दूसरी इक्वेशन बनी a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब a और b की कैसे वैल्यूज निकालेंगे, एक काम करते हैं, इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है, इन दोनों को प्लस करो। प्लस करेंगे तब क्या होगा, इक्वेशन दिस प्लस इक्वेशन दिस, यानी कि a प्लस a क्या होगा 2a प्लस b प्लस माइनस b प्लस माइनस b। भाई इस b को और इस माइनस b को दोनों को प्लस किया ना, यानी ये b से b कट गया, इज इक्वल टू उधर क्या बचा 60 प्लस 30 यानी कि 90। यानी कि 2a कितना आया हमारा 90, यानी कि a कितना आ गया भाई साहब 45 डिग्री। 45 कैसे आया, ये 2 a के साथ मल्टीप्लाई में है, इस 2 को इक्वल टू को उधर भेजा तो डिवाइड में चला गया ना, और जब 90 को 2 से डिवाइड किए तो कितना आया 45, है ना। ओ माय गॉड, तो ये समझ में आया कि a की वैल्यू कैसे आई। अब a की वैल्यू 45 आ गई, 45 अगर यहां रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी ना, कैसे 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो यानी कि इस 45 उधर भेज दो इक्वल टू के, तो b इज इक्वल टू 60, ये प्लस 45 था, उधर गया तो क्या हो गया माइनस 45, है ना। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। देखा, हमने बस इस क्वेश्चन को मैथ में लिखा और अपने आप सॉल्व होता चला गया, समझे। तो ऐसे ही हम और क्वेश्चंस कर सकते हैं। और करोगे क्वेश्चंस, बोलो भाई। जैसे मान लो अच्छा ट्रू फॉल्स वाले जैसे दिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये ट्रू है कि फॉल्स है। चलो बताओ ट्रू है कि फॉल्स है ये। भाई साइन a प्लस बी साइन a और साइन b इन दोनों के सम के बराबर होगा क्या। भाई कोई a और b की वैल्यू रख के देख लो तुम ना, जिसमें तुमको a की वैल्यू b की वैल्यू, जिसमें तुमको साइन a साइन b और साइन a प्लस बी पता हो। जैसे आइडियली कौन कौन सी वैल्यू देख सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको 45 और इसको 15 ले लूं, तो साइन हमको 45 की वैल्यू पता है, नहीं 15 की वैल्यू नहीं पता सॉरी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, देखो हमने a को ले लिया 30 डिग्री, भाई a को 30 डिग्री ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। अब b को कितना ले सकते हैं, b को भी 30 डिग्री ले लो, ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री, तो a प्लस बी हो गया 60 डिग्री। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या साइन 60 डिग्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री के बराबर है कि नहीं, निकालो। देखो साइन 60 की वैल्यू आती है कितना 1/√3/2, साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2 प्लस 1/2। क्या ये दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं भाई, बराबर नहीं है ये दोनों, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा 1। अरे ये देखो डिनोमिनेटर सेम है 2 + 2, और ऊपर क्या है 1 + 1, है ना, यानी कि 2/2, 2 से 2 कट गया यानी 1। तो √3/2 की वैल्यू 1 थोड़ी होती है, इसका मतलब ये आंसर हमारा, ये स्टेटमेंट क्या गलत है। जैसे और क्वेश्चंस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले सेशन में, तब तक खुद से ट्राई करो। और सीधी सी बात है कि भाई क्वेश्चंस ट्राई करोगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। देखो मैथमेटिशियन वो नहीं बनता जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, समझे। मतलब मैथ में टॉपर वो नहीं बनता जिससे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैथ में टॉपर वो बनता है जिससे सारे क्वेश्चंस नहीं बनते फिर भी वो लगाता रहता है, समझे। क्योंकि नहीं बनते तभी तो सीखेगा भाई, है ना, सीखना ही तो पार्ट है। किसी ने क्लास 10 से पहले ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी पढ़ी होगी,
पर किसी बच्चे के ट्रिग्नोमेट्री में फुल मार्क्स आएंगे, किसी के बिल्कुल नहीं आएंगे, 0 आ जाएंगे। भाई दोनों ने सीखा इसी क्लास में है ना। तो जो प्रैक्टिस करेगा उससे बनेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उससे नहीं बनेगा, सीधी सी बात। चलो फिर बाद में मिलते हैं, ओके।